हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एससीओ बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती का तमाशा बन गया। कैमरे ने पकड़ा वो पल जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हरकतों ने उन्हें मजाक का पात्र बना दिया। जहां पूरी दुनिया देख रही थी कि व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मौजूदगी से माहौल कितना दमदार बन रहा है, वहीं शरीफ की हलचल ने पूरे सीन का मूड ही बदल दिया। इसके अलावा एक और बैठक के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जब शरीफ के हेडफोन को देखकर पुतिन हंस पड़े। उसे भी देखेंगे। पूरा हॉल उस पल में जमसा गया और कैमरे ने वही कैद कर लिया जो बाद में वायरल हो गया। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शरीफ को बार बार ऐसी हरकतें क्यों घेर लेती हैं। अब नजरें टिक गई हैं मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर। वर्ल्ड मीडिया इस मीटिंग को लेकर क्या लिख रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और फिर सबसे बड़ा रहस्य, चीन ने इस बार शंघाई या बीजिंग नहीं बल्कि टियानजिन को क्यों चुना। इसके पीछे क्या मैसेज छुपा है, यह धीरे धीरे साफ होगा। और फिर सामने आएगी वो तस्वीर जिसमें भारत, रूस और चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति एक ही छत के नीचे इकट्ठा होकर इस संगठन को खतरनाक बना देती है। तो चलिए सभी खबरों को समझते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई है। दरअसल चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट का औपचारिक ग्रुप फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन खत्म होते ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ साथ आगे बढ़े। तभी नजारा दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक तेजी से आगे बढ़े और लगभग कूदते हुए पुतिन से हाथ मिलाने पहुंचे। उनके हाव भाव ने साफ कर दिया कि वह पुतिन से हाथ मिलाने के लिए कितने उतावले थे। समारोह में कई नेता मौजूद थे जिन्होंने सामान्य तरीके से अभिवादन किया, लेकिन शहबाज का यह अंदाज सुर्खियों में आ गया। अगर आप इन सभी नजारों को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। अब जरा आगे का नजारा देखिए तो इस फोटो सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट रो में खड़े नजर आए। उनके साथ मेजबान शी जिनपिंग और पुतिन भी खड़े थे। उनके दाईं और बाएं ओर तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू समेत कई दिग्गज नेता थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इसी कतार में दिखे। यह वही मौका था जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी और शहबाज शरीफ एक मंच पर साथ नजर आए। तस्वीरें दोस्ती का संकेत देती दिखीं, लेकिन परछाइयों में कूटनीतिक तनाव भी मौजूद रहा। हर कदम तौल कर रखा जा रहा था। अब आगे देखिए कि मोदी, पुतिन और शी के शो में शहबाज की बेचैनी कैसे बेइज्जती में बदल गई। तो दरअसल ग्रुप फोटो के बाद जब पुतिन और जिनपिंग आगे बढ़े तो माहौल औपचारिक और गरिमामय बना रहा। दुनिया के बाकी सभी नेता बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन शहबाज शरीफ की अचानक की गई हरकत ने इस गरिमा को मजाकिया मोड़ दे दिया। वह झटके से आगे आए और इस तरह हाथ मिलाने पहुंचे मानो अवसर छूटने का डर हो। इस वीडियो ने पाकिस्तान की कूटनीतिक हड़बड़ाहट को उजागर कर दिया। दूसरी ओर मोदी की उपस्थिति और संयमित व्यवहार ने भारत की गंभीर और संतुलित रणनीति का प्रदर्शन किया। तियानजिन की इन तस्वीरों ने दिखा दिया कि एससीओ का मंच सिर्फ सहयोग ही नहीं बल्कि शिष्टाचार और ताकत का भी आईना है। अब देखिए कि एक और एससीओ मीटिंग में कैसे पाकिस्तान हंसी का पात्र बन गया। तो साल 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐसी गलती कर बैठे जिसने उन्हें दुनिया भर में मजाक का पात्र बना दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू होने ही वाली थी कि शरीफ अपने ट्रांसलेशन हेडफोन को संभाल ही नहीं पाए। बार बार हेडफोन फिसलते रहे और तभी पुतिन अपनी हंसी रोक नहीं सके। यह पल कैमरे में कैद हो गया और रूसी एजेंसी रिया नोवोस्टी ने इसका वीडियो जारी कर दिया। शरीफ बार बार बोले कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन मदद मिलने के बावजूद वह हेडफोन सही से नहीं पहन पाए और बैठक देर से शुरू हो सकी। अब आगे सुनिए कि इसके कारण पाकिस्तान की आलोचना घर से लेकर विदेशों में कैसे हुई। तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की तस्वीर साझा कर उनकी निष्क्रियता पर निशाना साधा। विपक्षी नेता शिरीन मजारी ने भी जमकर तंज कसा। सीमाएं पार कर यह घटना अंतर्राष्ट्रीय मजाक बन गई। अमेरिकी कॉमेडियन जिमी फॉलन ने अपने शो में चुटकी ली और कहा कि हैरानी की बात है कि 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री भी ऐसे फेल हो सकता है। इस हंसी ने शरीफ की साख को गहरा झटका दिया। आगे सुनिए पाकिस्तान के लिए विवादित घटनाओं की
एक लंबी फहरिस्त है। यह कोई पहला मौका नहीं था जब शरीफ विवादों में घिरे हों। जून 2023 में पेरिस के ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट सम्मेलन में बारिश से बचने के लिए उन्होंने महिला स्टाफ से छतरी छीन ली और उन्हें भीगने के लिए छोड़ दिया। इसी साल जनवरी में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सत्ता में आने पर बधाई दी, लेकिन पाकिस्तान में एक्स प्लेटफॉर्म बैन होने की वजह से उनकी यह पोस्ट फ्लैग हो गई और फिर मजाक का कारण बन गई। इसके अलावा उन्होंने चीनी PHL-03 रॉकेट लॉन्चर की फर्जी तस्वीर को तोहफे के तौर पर पेश किया, जिसके लिए उनकी जमकर आलोचना हुई। इस बार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री SCO में पहुंचे हैं तो वह प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर गए होंगे ताकि फिर से वैसी बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने पुतिन के साथ जल्दीबाजी की और दोबारा फंस गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं, तब वही पुरानी तस्वीरें याद आती हैं जब पुतिन की हंसी ने पाकिस्तान की साख पर धब्बा लगा दिया था। उस हेडफोन फियास्को ने दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटी सी चूक भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश की छवि को हमेशा के लिए हिला सकती है। आगे देखेंगे कि इस बार मोदी और जिनपिंग की मीटिंग पर वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए समझते हैं कि भारत, रूस, चीन जैसे देशों की आर्थिक और सैन्य शक्ति ने SCO को कैसे खतरनाक बना दिया है। सबसे पहले भारत को देखते हैं। SCO में भारत की ताकत को समझना जरूरी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद $4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है: सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि। सर्विस सेक्टर आधा इंजन चलाता है, मैन्युफैक्चरिंग लगभग 1/3 योगदान देती है और कृषि अब भी 2 अंकों में हिस्सेदारी रखती है। ट्रंप के टैरिफ वार से दबाव के बावजूद भारत की विकास दर तेज बनी हुई है। वहीं सैन्य दृष्टि से भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेनाओं में से एक है। रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बलों को जोड़ दें तो यह एक विशाल सुरक्षा छतरी बन जाती है। डिफेंस बजट में लगातार बढ़ोतरी बताती है कि भारत मेक इन इंडिया अभियान को लेकर कितना गंभीर है। तोपखाने से लेकर एयर डिफेंस और ड्रोन शील्ड तक हर मोर्चे पर स्वदेशी उत्पादन और आधुनिकीकरण पर काम चल रहा है। कूटनीति के स्तर पर भी भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत किया है। कजान और अब तियानजिन की बैठकों से यह साफ दिखाई दिया है। इन वार्ताओं से सीमा पर तनाव कम करने यानी डी-एस्केलेशन की दिशा बनी है और कोविड व तनाव के बाद रुकी सीधी उड़ानों को दोबारा शुरू करने पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ ताकतवर अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि समझौते, संवाद और नेगोशिएशन से अपने रणनीतिक हित सुरक्षित करने वाला देश भी बन चुका है। यही संतुलन SCO को और मजबूत और खतरनाक बनाता है, क्योंकि इसमें भारत जैसी बड़ी शक्ति का योगदान सीधा असर डालता है। अब जरा रूस और चीन को समझते हैं। चीन और रूस की हार्ड पावर ने SCO को एक खतरनाक और प्रभावशाली मंच बना दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था लगभग $19 ट्रिलियन के आसपास है, जो उसे अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। यह अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की दोहरी धुरी पर चलती है। भले ही चीन को रियल एस्टेट संकट और घरेलू मांग की सुस्ती जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। चीन ने अपने रक्षा बजट में 7% से अधिक की बढ़ोतरी की है और विशेषज्ञों का मानना है कि असली खर्च आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चीन शीर्ष 3 देशों में गिना जाता है, जो दिखाता है कि उसकी सैन्य शक्ति महाशक्तियों की बराबरी कर रही है। रूस की स्थिति अलग है। उसकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से दबाव में है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र और सैन्य उद्योग ने उसे अब तक मजबूत बनाए रखा है। रूस का रक्षा खर्च उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी रखता है और यही उसकी सैन्य शक्ति की रीढ़ है। राष्ट्रपति पुतिन अगले वर्ष रक्षा बजट में कटौती की बात करते हैं, लेकिन विश्लेषकों को इस पर भरोसा नहीं है।
क्योंकि रूस की रणनीति अब भी सैन्य प्रभुत्व पर टिकी है। यही वजह है कि चीन की आर्थिक शक्ति और रूस की ऊर्जा व सैन्य ताकत मिलकर एससीओ को नई दिशा दे रही हैं। यह संगठन अब सिर्फ क्षेत्रीय मंच नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा और वैकल्पिक भुगतान नेटवर्क की एक नई व्याकरण लिख रहा है, जो मौजूदा वैश्विक ऑर्डर को चुनौती देता है। अब इस संगठन में मौजूद बाकी के महत्वपूर्ण देशों पर नजर डालते हैं। एससीओ का दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी सीमाएं भी साफ दिखाई देती हैं। मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए विकास और महंगाई के बीच संतुलन खोज रहे हैं। वहीं ईरान अपने तेल और मिसाइल प्रोग्राम के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कमजोर है, लेकिन उसका रक्षा खर्च ऊंचा बना हुआ है और उसके ज्यादातर हथियार चीन से आते हैं। एससीओ का चार्टर भरोसे और गुड नेबरहुड यानी अच्छे पड़ोसी संबंधों पर आधारित है, लेकिन जब भी द्विपक्षीय झगड़े सामने आते हैं, यह मंच सीमित साबित होता है। फिर भी तियानजिन समिट की तस्वीरों का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसने ग्लोबल साउथ को एक साथ खड़े होने की तस्वीर दिखाई है। मोदी, शी और पुतिन का एक ही फ्रेम में खड़ा होना वॉशिंगटन को एक सख्त संदेश देता है कि एशिया अब अपनी नई पटकथा लिख रहा है। भारत का गेम प्लान इस पूरी प्रक्रिया में सबसे साफ और ठोस दिखाई देता है। किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनना, यानी नो कैंप पॉलिसी, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना, सीमा पर शांति कायम रखना, निष्पक्ष और संतुलित व्यापार की वकालत करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना, यही वो नींव है जिस पर एशियाई शताब्दी की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट में दिल्ली न सिर्फ सौदे करती है, बल्कि एशिया की गति और दिशा भी तय करती है। अब समझते हैं कि चीन ने इस बार के सम्मेलन के लिए बीजिंग या शंघाई को क्यों नहीं चुना, बल्कि तियानजिन को ही क्यों चुना। तो देखिए, यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि चीन ने तियानजिन को सिर्फ समिट की जगह नहीं चुना, बल्कि इसे अपनी ताकत दिखाने का मंच बनाया। तियानजिन बीजिंग से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और ऐतिहासिक रूप से राजधानी का समुद्री दरवाजा रहा है। यह चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, जहां पोर्ट, पेट्रोकेमिकल, मशीनरी, एविएशन और हाईटेक क्लस्टर मिलकर चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर को चलाते हैं। चीन ने यह संकेत दिया कि उसकी असली शक्ति बीजिंग की राजनीति में नहीं, बल्कि उसके कोस्टल इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है। इसलिए जब ट्रंप के टैरिफ विवाद की गूंज चल रही है, तब चीन यह नैरेटिव बना रहा है कि वह सिर्फ राजनीतिक ताकत ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा आयोजक, उत्पादक और ट्रांजिट हब भी है। यही वजह है कि समिट के दौरान तियानजिन को एक शोकेस की तरह सजाया गया। हाईहे रिवर का नाइट शो चीन की सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन गया। दूसरी तरफ तियानजिन को चुनने से चीन ने यह भी जताया कि वह आयोजन और उत्पादन दोनों पर अपनी कमांड रखता है। संगठन की स्थापना शंघाई में हुई थी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा जमावड़ा तियानजिन को मिला, ताकि दुनिया देखे कि चीन की शक्ति केवल 2-3 बड़े शहरों में केंद्रित नहीं है, बल्कि उसका औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ही उसकी असली ताकत है। समिट के बाद बीजिंग में सैन्य परेड होगी, जिससे यह संदेश और मजबूत होगा कि चीन की कूटनीति और सैन्य डिफरेंस साथ साथ चलते हैं। यानी तस्वीरों में दोस्ती और मुस्कान दिखाई देगी, लेकिन असली सौदे, सप्लाई चेन, ऊर्जा, सुरक्षा और बाजार पहुंच पर तय किए जाएंगे। यही तियानजिन का असली गेम है, कूटनीति, औद्योगिक ताकत और सैन्य शक्ति को एक साथ मिलाकर नया वैश्विक नैरेटिव खड़ा करना। चीन का लक्ष्य 2 परतों में दिखा। पहली परत, तियानजिन में मेगा समिट से नेटवर्क इफेक्ट। दूसरी परत, बीजिंग में सबसे बड़े सैन्य परेड के लिए लीडर्स को रोके रखना। संदेश यह है कि कूटनीति और डिफरेंस साथ चलते हैं। यह माहौल उस वक्त बना है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने एशिया में अनिश्चितता बढ़ाई है। चीन चाहता है कि एससीओ प्लस के माध्यम से व्यापार रूट, पेमेंट अरेंजमेंट और क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स को गति दी जाए। भारत के लिए यह मंच अवसर भी है और परीक्षण भी, जहां रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कड़ा नेगोशिएशन और प्रैक्टिकल सहयोग दोनों निभाने हैं। अब आगे सुनिए कि इस बार एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के चीन में एंट्री को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा। तियानजिन की इस मुलाकात को समझना जरूरी है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं था, बल्कि रणनीति का इशारा था। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में गर्मजोशी भले ही सीमित रही, लेकिन तस्वीरों का संदेश बहुत गहरा था। हैंडशेक का सधा हुआ अंदाज इस बात का संकेत था कि भारत और चीन अब रिश्तों को माप तौल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी समय चीन की कोशिश है कि वह दुनिया को यह दिखाए कि अमेरिका के टैरिफ वार के बीच
उसका पलड़ा अभी भी भारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने लिखा कि ट्रंप से नाराज जिनपिंग अब वैश्विक मंच पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत अमेरिकी टैरिफ के दबाव से जूझ रहा है, वहीं चीन रूस के साथ अपने पुराने सैन्य और रणनीतिक समीकरण को और मजबूत कर रहा है। तियानजिन समिट के बाद बीजिंग एक सैन्य परेड और मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा है, जो सीधा संदेश है कि कूटनीति और सैन्य शक्ति मिलकर नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में महाशक्तियों का टकराव केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेना और ताकत के प्रदर्शन के जरिए दुनिया के नक्शे पर नई रेखाएं खींची जाएंगी। अब CNN को सुनिए। CNN की रिपोर्ट यह समझा रही है कि तियानजिन में जब मोदी और पुतिन पहुंचे तो चीन ने उन्हें दिखावे और प्रतीकात्मकता के साथ रेड कार्पेट वेलकम दिया। फोटो खिंचे, हैंडशेक हुआ, लेकिन यह सब बहुत सधे हुए और प्रोटोकॉल के हिसाब से रहा। यानी दिखावे में सम्मान जरूर मिला, पर भावनाओं में कोई ज्यादा गर्मजोशी नहीं थी। वजह यह है कि अमेरिका के टैरिफ दबाव से भारत और रूस दोनों प्रभावित हैं, और चीन इस मौके का इस्तेमाल अपने राजनीतिक खेल को आगे बढ़ाने में कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत और चीन को दोस्त और पार्टनर बनकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे साफ इशारा मिला कि बीजिंग अब रिश्तों को सुधारने की कोशिश में है। भले ही गलवान जैसी घटनाओं ने रिश्तों को ठंडा कर दिया हो, लेकिन असली बात यह है कि इस बार रिश्तों को भावनाओं से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, समझौतों और फाइलों की प्रगति से तौला जाएगा। यानी जो ठोस नतीजे निकलेंगे वही असली भरोसे की परीक्षा होंगे। इस भरोसे की नई ग्रामर लिखने का मतलब है कि अब दोनों देश तय करेंगे कि कहां साझेदारी करनी है और कहां सीमाएं तय करनी है। ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत अगर सच में 7 कदम मिलाकर चलते हैं तो एशिया की शक्ति और आवाज और तेज हो सकती है। यह संकेत है कि मतभेद बने रहेंगे, लेकिन साझा हितों की जमीन तलाश कर एक नया संतुलन बनाया जाएगा। अब BBC को सुनिए। BBC की रिपोर्ट यह बताती है कि ट्रंप के टैरिफ वार ने भारत और चीन दोनों को चोट पहुंचाई है। भारत के लिए यह खतरा है कि उसके निर्यात पर असर पड़ेगा, जबकि चीन अपनी धीमी पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस माहौल में टैरिफ दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में याद दिलाया कि कजान में हुई पिछली मुलाकात से रिश्तों में कुछ सुधार हुआ था, और अब जरूरी है कि भारत और चीन आपसी सम्मान और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सीमा से सैनिकों की वापसी ने दोनों देशों के बीच शांति का माहौल बनाने में मदद की है। साथ ही जो सीधी उड़ानें साल 2020 में रोक दी गई थीं, उन्हें फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। हालांकि इसका समय सार्वजनिक नहीं किया गया। रॉयटर्स और वुसावा एडवाइजरी के विशेषज्ञों का मानना है कि अब सबकी नजर भारत और चीन के सहयोग पर टिकनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर दोनों देश मिलकर आगे बढ़ते हैं तो वे सप्लाई चेन और वैश्विक बाजारों में नए रास्ते खोल सकते हैं। यह साझेदारी अमेरिका के दबाव और टैरिफ की मार के बीच एशिया को एक स्थिरता और मजबूती का विकल्प दे सकती है। यानी संदेश साफ है कि मतभेदों को किनारे रखकर यदि भारत और चीन सहयोग का रास्ता अपनाते हैं तो वे न सिर्फ अपने आर्थिक हालात को संभाल सकते हैं, बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा और सुरक्षा का आधार भी बन सकते हैं। अब अल जजीरा को सुनिए। अल जजीरा की रिपोर्ट यह समझा रही है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मंच नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाला ग्लोबल ब्लॉक बन चुका है। इसकी खासियत यह है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश शामिल हैं। पहले यह संगठन केवल मध्य एशियाई मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन अब यह बड़े पैमाने पर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला मंच बन गया है। इस बार जब तियानजिन में बैठक हो रही है तो पृष्ठभूमि में ट्रंप की व्यापार नीतियों की छाया सबसे भारी दिखाई दे रही है। साथ ही इस मंच पर भारत पाकिस्तान और भारत चीन जैसे पुराने विवाद भी कूटनीति का अहम हिस्सा बने रहेंगे। पुतिन से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस आयोजन को और भी बड़ा बना रही है। रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह बताता है कि भारत इस पूरी स्थिति में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। यानी न अमेरिका के दबाव में झुकना है और न चीन या रूस के कहने पर आंख मूंद कर चलना है। भारत को रेड कार्पेट स्वागत जरूर मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कड़े नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। तस्वीरों में नेताओं की मुस्कानें दिखाई देती हैं, लेकिन असली सौदे दिमाग से और ठंडी समझ से लिखे जा रहे हैं। अल जजीरा का कहना है कि यही एशिया की नई शताब्दी की पटकथा है, जहां दिल्ली शांति और शक्ति दोनों की भाषा बोलकर अपने हित साध रही है।
और एशिया में निर्णायक भूमिका निभा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।